तो ये पुस्तक आने वाली है बहुत जल्द हमारे बीच में, और इसको लेके आज हम चर्चा करेंगे। और जो प्रश्न है हमारे मन में पुस्तक को लेके, उसके विषय में भी बात करेंगे सर से। तो सर्वप्रथम सर आपसे आग्रह रहेगा कि आप इस पुस्तक को लेके कुछ हमें डिटेल में बताएं, चूंकि हम जानते हैं कि ये समय ऐसा है कि अगले वर्ष हम नेताजी की 125वीं जन्म जयंती मनाने जा रहे हैं और 75 वर्ष भी हमारे पूरे होंगे आजादी के। तो ऐसे समय जब आपकी ये पुस्तक आ रही है, तो हम क्या अपेक्षा लेके चल सकते हैं पुस्तक के विषय में, और आगे नेताजी के विषय में हमें और क्या जानने को मिलेगा, इसके विषय में आप बताएं। हैंडिंग ओवर टू यू सर। अब ये है कि जो नया किताब आ रहा है उसके बारे में बताने से पहले मैं एक छोटा सा आपके सामने एक स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखना चाहूंगा। मैं ये हर जगह पे बताता हूं, आप में से कई लोग शायद पहले सुन चुके हैं मेरे से, पर फिर भी जो नहीं सुने हैं, जो आज पहली बार आए हैं, जो उनके लिए ये मैं दोहराना चाहूंगा कि अगर हम कलेक्टेड वर्क्स की तरफ देखें, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र के जो प्रिंटेड कलेक्टेड वर्क्स है, ये अगर हम कंपेयर करें थोड़ा सा 1921 से 1945 जो नेताजी के एक्टिव पॉलिटिकल लाइफ जो पीरियड है 24 साल की, ये जो 24-25 साल की जो एक्टिव पॉलिटिकल लाइफ है, ये अगर महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जी के साथ हम कंपेयर करें उनके कलेक्टेड वर्क्स में प्रिंटेड पेजेस के हिसाब से, तो हमें देखने को मिलेगा कि महात्मा गांधी के नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस ऑफ कलेक्टेड वर्क्स फॉर दिस 25 years इज नियरली 30,000, 30,000। वही सेम पीरियड के लिए पंडित जी के प्रिंटेड पेजेस है करीब 9,000, और नेताजी के, आप आश्चर्य रहेंगे इसको सुन के, नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस टोटल कलेक्टेड वर्क्स इज जस्ट अबाउट 3,000, 3,000। तो कहां 30,000 और कहां 9,000, कहां 3,000? इसका मतलब तो ये नहीं कि नेताजी कुछ कम बोलते थे या कम लिखते थे या उनका फ्रीडम मूवमेंट में योगदान कुछ कम रहा हो। इसका सिर्फ यही एक ही मतलब होता है कि जितना डिलीजेंस के साथ उनकी सारे वर्क्स को कलेक्ट करना चाहिए था, वो हुआ नहीं है। और इसका नतीजा ये है कि हम जब ये सवाल उठाते हैं आज कि हम सचमुच सच में कितना जानते हैं नेताजी के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में कितना जानते हैं, ये जो 15-20 साल से, पिछले 15 साल से जो हम काम कर रहे हैं मिशन नेताजी में, हम ज्यादातर ध्यान हमने दिया था उनकी जो डिसअपियरेंस मिस्ट्री है उसके ऊपर, बट उसके साथ ही जुड़े हुए थे हम उनके लाइफ के वेरियस एक्टिविटीज के ऊपर भी। क्योंकि अगर लाइफ को हम स्टडी नहीं करेंगे तो उनका डिसअपियरेंस मिस्ट्री का जो फाइनल सोल्यूशन हम निकाल के हमारे सामने जो आए हैं, जो हम निकाल के लाए हैं, उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए साथ ही साथ में हम उनकी लाइफ की, उनकी अपने काम की, उनकी सोच की हम अच्छी तरह से समझना चाह रहे थे। तभी ये स्टैटिस्टिक्स हमें नजर में आया, क्योंकि जो पब्लिश्ड वर्क्स है उसमें इतना कम है, तो फिर हमने उसके ऊपर भी अपना इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी शुरू की। तो कई सारे ऐसे सोर्सेज मिले। आज भी सोशल मीडिया में भी, आप आर्काइव्स और लाइब्रेरीज की बात तो छोड़ दीजिए, सोशल मीडिया में भी इतने सारे अनोखी फोटोग्राफ्स चारों तरफ से आ रहे हैं, वेरियस सोर्सेज, जो कभी ना किसी ने देखा है ना किसी ने सुना है उसके बारे में। और ताज्जुब की बात यह है कि कोई भी एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ना सरकारी ना ऑटोनॉमस प्राइवेट, कोई भी इसको कलेक्ट करने के लिए अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मेरा कहने का यही मतलब है ये स्टैटिस्टिक्स के थ्रू कि जितना हम सोचते हैं कि नेताजी के बारे में हम जानते हैं, उतना हम सच में जानते नहीं है।
बहुत कुछ अनकही बातें हैं, बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में डिबेट्स नहीं हुए हैं, डिस्कशंस नहीं हुए हैं, जिसको हाईलाइट नहीं किया गया है। तो बायोग्राफीज तो कई सारे हैं नेताजी के ऊपर। बायोग्राफीज आप ढूंढेंगे अमेजन में या किसी भी ऑनलाइन पोर्टल में, आपको इन हंड्रेड्स आपको बायोग्राफीज मिलेंगे। पर खासियत ये है इन बायोग्राफीज की, दे कीप रिपीटिंग द सेम थिंग, दे फॉलो अ सेम फॉर्मूला, रिपीटिंग द सेम थिंग्स, एंड most of them, I mean 99% of these biographies read like a curriculum vitae. They read like a CV, they read like a resume. And they don't give you a sense of the man, they don't give you a flavor of the man. आप जिनकी बायोग्राफी पढ़ना चाहते हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, उनको आप समझना भी चाहते हैं ना। आप सिर्फ कोई जनरल नॉलेज टेस्ट के लिए तो कोई मेमोराइज नहीं कर रहे हैं फैक्ट्स को, कि आपने पढ़ लिया इतने सारे पेजेस और दिमाग में बिठा लिया और हो गया, बात खत्म। नहीं, हम तो वो नहीं कर रहे हैं। हम तो समझना चाहते हैं कि नेताजी ऐसा एक इंसान है जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं। उनकी दृष्टिकोण जो थी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को लेकर, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का रिकंस्ट्रक्शन को लेकर, बहुत सारे आप अगर पढ़ेंगे, बहुत सारे हिस्टोरियंस का ये बहुत एक क्लिशेड फेवरेट लाइन है कि नेताजी इतना कंज्यूम्ड हो गए थे हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए कि उन्होंने आजादी के बाद हिंदुस्तान का क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, डेवलपमेंट कैसी होगी, इसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं, इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। मैं आपको ये पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता हूं, ये इल्जाम एकदम गलत है, सरासर गलत है। ये नेताजी ने, सुभाष चंद्र बोस ने इतना सोचा है बैठ के, क्योंकि आप सोचिए एक आदमी 11 बार जेल जा चुके हैं, उनमें से सिर्फ 2 अगर हम पीरियड लें, मंडालय जेल में जब थे 1924 अक्टूबर से लेकर 1927 के अप्रैल मई तक, लगभग 3 साल, करीब 3 साल, फिर देश के बाहर भेज दिए गए और 3 साल, तो 6 साल तो यहीं पे गुजर गए। 6 साल उनकी जो 24 साल की वो है राजनीतिक जो जीवन है हिंदुस्तान में, भारत में, उसमें से 6 साल तो ऐसे ही बाहर निकल गए, अंदर और बाहर निकल गए। तो ये जो पीरियड्स होते थे जेल में बैठ के जो वो करते थे, बहुत गहरी सोच में जाते थे, और उनके नोटबुक्स होते थे, वो नोट्स लिखते थे, बहुत नोट्स लिखते थे, मंडले में नोट्स लिखते थे। हमारी ये बहुत मिसफॉर्चून है कि जो मंडला जेल में जो नोट्स उन्होंने लिखे थे वो पूरी तरह से आज तक बाहर नहीं आए। वो बोस फैमिली के मेंबर्स की अंदर ही बिखरा हुआ पड़ा है, और उनकी आपसी झगड़े में वो पूरी तरह से पब्लिश नहीं हो पाया। तो उन्होंने एक नोटबुक, प्रॉपर नोटबुक लिखे थे, जिसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स उन्होंने डिस्कस किए थे। उसका नाम था पेबल्स ऑन द सी शोर। तो ऐसे बहुत सारे चीजें वो जब यूरोपियन एग्जाइल में थे तब भी लिखते थे, तो ये सब भी नहीं आए। पर ये तो एक पहलू है। दूसरा ये है कि ही हैड सच अ बिजी पॉलिटिकल लाइफ, पूरे देश घूम रहे हैं, इतना नेटवर्क बना रहे हैं, इतने लोगों से, इतने ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहे हैं, मिलके हिंदुस्तान को आजाद करने की सोच रहे हैं, कैसे किया जाए, क्या हो रहा है, क्या क्या कर सकते हैं। उसका जो फुल पिक्चर है, वो फुल पिक्चर भी अभी तक सामने नहीं आया। अगर आप मेजर बायोग्राफीज में देखेंगे, मेजर बायोग्राफीज कहे तो 3 या 4 ही है। एक तो सबसे पहले जो मेजर बायोग्राफी जो यूरोपियन पर्सपेक्टिव से, ब्रिटिश पर्सपेक्टिव से रादर जो आया था, वो 1959 में ह्यू टॉय का जो बायोग्राफी था, द स्प्रिंगिंग टाइगर। स्प्रिंगिंग टाइगर के बाद मेजर बायोग्राफी आया, आई थिंक इट वाज लियोनार्ड गॉर्डन्स ब्रदर्स अगेंस्ट द राज, जो एक कंबाइंड बायोग्राफी था सुभाष बोस और उनके एल्डर ब्रदर शरद बोस की। उसके बाद या उससे पहले या उसके बाद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मिहिर बोस का जो लिखा हुआ बायोग्राफी था, द लॉस्ट हीरो आया। और कुछ साल पहले, करीब 10 साल पहले, जो लेटेस्ट मेजर और सिग्निफिकेंट बोल सकते हैं बायोग्राफी है, वो है सुगतो बोस, जो नेताजी के ग्रैंड नेफ्यू है, उनके द्वारा लिखित हिज मैजेस्टीज ओपोनेंट। तो ये इंग्लिश में
कुछ 3 या 4 मेजर बायोग्राफीज है। बांग्ला में थोड़े बहुत और भी हैं, which are not bad actually, but the problem with all these biographies is they follow a set pattern। एक पैटर्न ह्यू टॉय ने बना गए थे, उसी पैटर्न को बरकरार रखते हुए एक्सपैंड किया था इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन लियोनार्ड गॉर्डन और टू सम एक्सटेंट मिहिर बोस। लियोनार्ड गॉर्डन ने बहुत सारे इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया था। इट्स अ मैसिव रिसर्च वर्क, मैसिव पीस ऑफ रिसर्च वर्क। बट प्रॉब्लम ये था कि जो इतने सारे इंफॉर्मेशन इकट्ठा किए उनको जो एक कंबाइन करके वीव करके एक कंप्लीट पिक्चर, कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर बनाएंगे, ही फेल्ड इन दैट वाज हिज मेजर ड्रॉबैक। ही कुडंट गेट a proper understanding of the man he was writing about. In terms of research work, that's a great work, but in terms of depicting the persona, I wouldn't say so. There are many loopholes, many gaps, many drawbacks, and information के हिसाब से भी उनके टाइम पे इतने सारे इंफॉर्मेशन जो आज अवेलेबल है वो भी अवेलेबल नहीं था, तो इसके लिए थोड़ा ड्रॉबैक उसमें है। सुगत बोस का जो किताब है हिज मैजेस्टीज ओपोनेंट, उसमें 2-3 नई चीजें थी, बट इट्स मेनली अ समरी ऑफ लियोनार्ड गॉर्डन्स वर्क। लियोनार्ड गॉर्डन के जो बायोग्राफी थे उसका एक समरी बोल सकते हैं। ऐसा भी है जहां पे उन्होंने बिल्कुल उनके फ्रेजेस उठा के अपने किताब में डाल दिए हैं। तो ये स्थिति है, ये हमारी अभी सिचुएशन जो है। तो हमें लगा कि ये 125th बर्थ एनिवर्सरी जब हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, हम का मतलब है, मैं ऑर्डिनरी सिटीजन्स की बात कर रहा हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल के स्टेट गवर्नमेंट में कमिटीज बना दिए हैं, पर वो कमिटीज क्या कर रहे हैं आज तक किसी को पता नहीं है। इतना हमने बहुत प्रोटेस्ट किया था। एक छोटा सा कमिटी बनाया गया था पहले अंडर द कल्चर मिनिस्ट्री इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो हमने प्रोटेस्ट किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर सुभाष चंद्र बोस, इफ यू आर सेलिब्रेटिंग हिज बर्थ 125th anniversary, then it should be done with proper dignity, proper honor, and no less than either the prime minister or the president should chair that committee, and it should be a big enough committee with a dedicated fund, जैसे कि महात्मा गांधी की 150th बर्थ एनिवर्सरी के लिए किया गया था। वहां पे 150 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया था, एंड थ्रू आउट द ईयर, राउंड द ईयर प्रोग्राम्स प्लान किए गए थे और वो एग्जीक्यूट भी किया गया। तो कुछ इस तरह से भी होना चाहिए था। तो ये हमारे थोड़ा प्रोटेस्ट के बाद फिर कमिटी एक्सपेंशन हुआ। प्राइम मिनिस्टर चेयर द कमिटी इन ऑन पेपर ऑफ कोर्स, बिकॉज अभी तक कमिटी में एक मीटिंग भी नहीं हुआ है, तो हमें पता नहीं है कि कमिटी सोच क्या रहे हैं और करने क्या वाले हैं। तो हमें लगा कि ये मौका है, जो हमने अभी तक रिसर्च किया है, जो पेपर्स हमारे पास आए हैं, जो हमें नजर में आया है, जो हमें समझ में आया है, हमारा जो नजरिया है, we should come out with something that helps create a more complete picture of Netaji Subhash Chandra Bose. ऐसे it should not be reading like a CV or a resume that ऐसे कटक में पैदा हुए, फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाई किया, वहां से निकाले गए, फिर स्कॉटिश चर्च में गए, फिर इंग्लैंड गए, ICS हुए, वहां से रिजाइन करके वापस आए, फिर मंडले जेल में चले गए, फिर कांग्रेस में गांधी के अपोज किए, फिर यूरोप में एग्जाइल में गए, फिर वापस आए, फिर प्रेसिडेंट बने। नेक्स्ट ईयर ऑल्सो ही रेबेल्ड अगेंस्ट गांधी एंड फाइनली वाज थ्रोन आउट ऑफ कांग्रेस, देन ही फॉर्म्ड फॉरवर्ड ब्लॉक, फिर जेल में डाल दिए गए, तो इसलिए जर्मनी चले गए, जर्मनी से जापान चले गए, वहां पे आईएनए बनाए, आईएनए ने यहाँ पे वॉर में पार्टिसिपेट किया, इम्फाल कैंपेन में पार्टिसिपेट किया। फिर नेताजी वहां से, जैसे सरकार कहते हैं उनकी मौत हो गई, या वो हम जैसे कहते हैं कि ही डिसअपीयर्ड फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। तो ये सीवी तो बड़ी बड़ी मोटे मोटे जो बातें हैं, ये तो हम 2 मिनट में बोल सकते हैं। तो इसमें से हमें जानने को क्या मिलता है, समझने को क्या मिलता है, ज्यादा कुछ नहीं। पर प्रॉब्लम ये है कि नेताजी को कुछ एक सिंबल बना दिया गया है, सिंबल ऑफ बीइंग अ वॉरियर, सिंबल ऑफ बीइंग अ वॉरियर, और सिंबल ऑफ बीइंग अ फैसिस्ट कोलैबोरेटर, और सिंबल ऑफ बीइंग अ रेबल कांग्रेसमैन। बट
he is always kept in the background. He is like just another freedom fighter, ऐसे बताया जाता है, ऐसे उनको दिखाया जाता है. तो ये जो फॉर्मूला है, ये पैटर्न है, ये सिंबल है, ये बनाया गया है, उनको रेस्ट्रिक्ट किया गया है. हमारा मकसद है उस सिंबल को तोड़ना, उस फॉर्मूला को तोड़ना, और तोड़ के वहां से टू ब्रिंग आउट द एसेंस ऑफ द मैन. तो दैट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग दिस बुक. तो ये अभी बुक अवेलेबल होने वाला है. थैंक यू रितुल फॉर शोइंग द कवर. एंड मैं आई विल टेक द लिबर्टी, इफ यू डोंट माइंड, आई विल शेयर द लिंक वेयर यू कैन प्री ऑर्डर. I hope you will pre-order, and when it's available, you will like the book. Thank you so much, sir, for this wonderful introduction to the book which is upcoming. तो जैसा कि सर आपने बताया कि एक तरह से ये नेताजी के ऊपर पहली बार ऐसा एक प्रयास है कि उनका एक कंप्लीट पिक्चर लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए. तो ऐसे में क्या हम इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि इस पुस्तक के माध्यम से उनके विचारधारा, उनके मौलिक जो थॉट्स थे, उसके ऊपर भी कुछ प्रकाश पड़ेगा? और साथ ही यदि हम गुमनामी बाबा के थ्योरी को मान के आगे बढ़े कि नेताजी की जो मृत्यु है 1945 में ना होके बाद में हुई थी और वो काफी वर्षों तक भारत में थे, तो ऐसी स्थिति में यदि किसी हिस्ट्री के विद्यार्थी को अगर जानना हो नेताजी के जीवन के विषय में, तो क्या हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि 1945 के पहले ये जो अपकमिंग पुस्तक है उसको हम पढ़ें और 1945 के बाद में हम कनंड्रम को पढ़ें? तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आप हमें बताएं. ओके. जैसे कि आपने पूछा कि नेताजी के बारे में क्या नया जानने को मिलेगा, मैं ये एग्जैक्टली क्या है अभी तो इसी वक्त नहीं बता सकता, बट मैं अब ब्रॉडली मैं टॉपिक्स को टच करूंगा ताकि आपको आइडिया हो कि किस बारे में किताब में डिस्कशन है. जैसे कि ये आइडियोलॉजी को अगर हम लें, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को अगर हम लें, तो जो इल्जाम लगाया जाता है दैट नेताजी वाज अ फैसिस्ट कोलैबोरेटर. Was Netaji a fascist believer in fascist ideology, or was he a leftist? And if he was a leftist, what was his brand of leftism? What was his form of leftism? Was he a communist? Was he a socialist? और अगर ये हम डिबेट डिस्कस करना चाहते हैं, do we have enough material? Has this been discussed properly? मुझे नहीं लगा है कहीं पे कि इसकी प्रॉपर डिस्कशन हुई है. फिर आते हैं आपके जो रिलेशनशिप जो थे टॉप कांग्रेस लीडरशिप के, जो उनका साथ जो उनके रिलेशनशिप थे एकदम शुरू से, जैसे उनकी जो मेंटर थे देशबंधु चित्तरंजन दास. ये सभी को पता है कि देशबंधु चित्तरंजन दास उनके मेंटर थे, उनके गुरु थे, और उनकी छत्र छाया में ही सुभाष राजनीति में आए और बहुत कुछ सीखा वो. पर यह भी समझना जरूरी है कि किस हद तक देशबंधु की जो सोच थी, किस हद तक सुभाष को इन्फ्लुएंस किया था. क्योंकि गुरु शिष्य तो बहुत सारे हुए हैं हमारे देश में, जो जोड़ी ऐसे बने हैं. आर्ग्यूमेंट के तौर पे हम तो महात्मा गांधी और पंडित नेहरू को ही ले सकते हैं. हमें देखने को ये बार बार देखने को मिलता है कि although Pandit Nehru is following Mahatma Gandhi, absolutely blindly following Mahatma Gandhi, he does not believe, he does not actually agree with Mahatma's line of thought or thought process or his ideology. इसके बावजूद he would always give in. ऐसा क्यों, क्या कारण था? सुभाष और जवाहरलाल नेहरू वेर क्लोजर इन एज, करीब 8-9 साल की डिफरेंस थी, और महात्मा गांधी वाज क्लोज टू सुभाष's father's age, so डिफरेंस तो बहुत था. तो ऐसा होते हुए भी एक सिमिलर एनवायरनमेंट में बड़ा होने के बावजूद why would someone like Pandit Nehru break off from Subhash and go closer to Gandhian line of action? ऐसा क्या था? What was the exact nature of relationship between Sardar Patel and the other Gandhian relationships, other Gandhian leaderships with Subhash?
Were they friendly? Were they enemies? Or was it just practical political relationship? क्या था रोल राजा गोपालाचार्य का, आचार्य कृपलानी का? क्योंकि राजा गोपालाचार्य जी, कृपलानी जी, इन लोगों ने इंडिपेंडेंस के बाद, सरदार पटेल तो 1950 में गुजर गए, तो सरदार पंडित नेहरू के साथ कृपलानी, राजा गोपालाचार्य, ये लोग भी कई सालों तक राजनीति में, भारतीय राजनीति में बने रहे। साथ ही में बने रहे जो सोशलिस्ट थे, राम मनोहर लोहिया जैसे बने रहे, जयप्रकाश नारायण, ऐसे लोग जो थे। ये रिलेशनशिप इनका अगर आप स्टडी करेंगे, पॉलिटिकल डिफरेंसेस अगर आप स्टडी करेंगे, इंटरपर्सनल इक्वेशंस जो थे उनको अगर आप, डायनामिक्स जो थे उनको अगर आप स्टडी करेंगे, ये आपको समझने में मदद जरूर करेगा। यू कैन लिंक इट अप टू पोस्ट 1945 के जो सवाल किए जाते हैं कि वापस क्यों नहीं आए, ये कई हद तक आपको समझने में इस मदद करेगा। तो these are links. I mean, what was his vision for India? Did he have any particular vision, any specific vision? What did he articulate? Where did he articulate? क्या था उनका मॉडल, ग्रोथ डेवलपमेंट मॉडल क्या था? Was it a left leaning? What was his relationship with the more religious, community based, communal organizations, जैसे बोलते हैं, जैसे मुस्लिम लीग है, जैसे हिंदू महासभा है? Was Subhas a secular guy, a secular politician? And if he was a secular, what was his brand of secularism? Was his secularism the same as that of Pandit Jawaharlal Nehru, that of Maulana Abul Kalam Azad, that of Mahatma Gandhi, or did he have a different point of view, different perspective? तो उन्होंने जैसे डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम पे पॉलिटिकल अलायंसेस किए थे, कभी हिंदू महासभा के साथ, कभी मुस्लिम लीग के साथ। क्यों ऐसा क्यों किया? Why did he have to ally himself with these communal organizations, जबकि वो communal organization के सख्त खिलाफ थे? तो क्या कारण था उस टाइम पे? Was it just practical politics, the political necessity, or was there a deeper plan behind these? ऐसे कई सारी चीजें। फिर जो सवाल उठता है कि सुभाष जर्मनी गए क्यों? क्या था प्लान? ऐसे ही उठ के निकल पड़े और जर्मनी पहुंच गए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसके पीछे क्या था, प्लानिंग क्या था, सोच क्या थी? ये सारे जो बहुत सारे इश्यूज जो हैं, हमने इन डेप्थ इसको एनालाइज किए हैं, इस पे डिस्कस किए हैं। तो आई एम क्वाइट श्योर इसमें से कुछ आपको पता होगा, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो है वो हमने नए तरीके से प्रेजेंट किए हैं, बिकॉज कुछ सोर्सेज, हमने बहुत सारे सोर्सेज ऐसे यूज किया है जो पहले कभी यूज नहीं हुए हैं, विच हेल्प अस थ्रो न्यू लाइट ऑन द थिंकिंग ऑफ द मैन, ऑन द political and non-political thought process. Subhas as a man, Subhas as a politician, Subhas as a strategist, and Subhas as a visionary. तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो मैं इस किताब में मैंने हाईलाइट किया है, क्योंकि और ये करने के चक्कर में ऐसा एक वीकनेस तो ऐसा मैं अभी से एडमिट कर सकता हूँ, मैं वीकनेस नहीं बोलूंगा, इट्स अ डेलिबरेट स्ट्रेटेजी, कि कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत वेल नोन है नेताजी के बारे में, सुभाष के बारे में, उसके बारे में मैंने ज्यादा डिस्कस नहीं किया है, बिकॉज करने की जरूरत महसूस नहीं हुई है। जो चीज सबको पता है, जो चीज बहुत ही वेल नोन है, उसको दोबारा बताने के लिए तो ये बायोग्राफी लिखा नहीं गया है। ये बायोग्राफी लिखा गया है टू आस्क द अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस, टू आंसर क्वेश्चंस व्हिच हैव नेवर बीन आस्क्ड बिफोर और डिस्कस्ड बिफोर। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इस किताब में मैंने कोशिश की है डिस्कस करने की। जी सर, तो जैसा आपने बताया कि कई बार नेताजी को कम्युनिस्ट फैशिस्ट के मतलब लोगों के साथ में एसोसिएट किया जाता है, व्यू पॉइंट्स के साथ में उनको देखा जाता है। ऐसे में ये प्रश्न पूछना मेरा बहुत सटीक होगा कि आपने जो पुस्तक के शीर्षक में लिखा है अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, तो मैं चाहती हूँ कि आप इस विषय पे प्रकाश डालें कि जो शब्द है इनकन्वीनियंट, वो किस किस डायमेंशन में और किस किस कॉन्टेक्स्ट में नेताजी इनकन्वीनियंट है आज के समय में। नेताजी अगर इनकन्वीनियंट नहीं है
तो सिर्फ भारतवासियों के लिए इनकन्वीनियंट नहीं है। और नेताजी इनकन्वीनियंट है, किसके लिए इनकन्वीनियंट है? इसके लिए आपको थोड़ा बारीकी से उनकी जो जीवन कहानी है वो थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा। एंड बाय द एंड ऑफ इट, हिज पॉलिटिकल कैरियर इन इंडिया, आपको देखना पड़ेगा। ये हमने पहले भी लिखा है, तो मैं थोड़ा सा बता सकता हूँ कि उनका जो अलाइनमेंट, पॉलिटिकल अलाइनमेंट जो था, उनके अगेंस्ट, उनके खिलाफ कौन कौन थे? उनके खिलाफ थे इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनके खिलाफ थे मुस्लिम लीग, उनके खिलाफ थे हिंदू महासभा, उनके खिलाफ थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एंड उनके खिलाफ थे द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन लंदन। तो पूरा अगर अलाइनमेंट अगर आप देखेंगे तो सुभाष की पोजीशन कुछ अभिमन्यु की तरह है। तो हिज political ideology, the uncompromising will to fight till the end, के ना मैं आई बेग योर पार्डन, मैं माफी चाहूंगा आपसे ये फ्रेज पैराफ्रेज करने के लिए। मोदी जी का ये फ्रेज मैं थोड़ा दूसरे तरीके से बताऊंगा कि ना मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा, ना मैं कॉम्प्रोमाइज करने दूंगा। तो ये जो उन्होंने एक बहुत स्ट्रिंजेंट पोजीशन लिया, इसके लिए बहुत सारे लोग उनके ऊपर रुट गए, खफा हो गए, एंड दे फाउंड हिम वेरी अनोइंग, इरिटेबल एंड इनकन्वीनियंट, एंड प्रैक्टिकली ही वाज इनकन्वीनियंट to all the background drama that was going on, the background compromises, the background negotiations, maneuvers that were going on. He was one man army standing there with his following increasing by the day, throwing a challenge to each of these players. तो जैसे गांधीयन कांग्रेस को कोई और, उनके खिलाफ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आए हैं, क्रिटिसाइज बहुत लोगों ने किया है, सोशलिस्ट पार्टी ने किया है, कम्युनिस्ट पार्टी ने किया है, हिंदू महासभा ने किया है, मुस्लिम लीग ने किया है। बस जिस तरह से एक साल के अंदर सुभाष ने पूरा फॉरवर्ड ब्लॉक को पूरे देश में ऑर्गेनाइज कर पाया, उस तरह से किसी ने उस हद तक जाके इतने लोगों को पूरे देश में हर कोने में जहां भी गए हजारों लोग उनके पीछे भागते थे, उनके मीटिंग्स सुनने के लिए, उनके स्पीचेस सुनने के लिए हजारों लोग, जबकि कांग्रेस का फॉर्मल बैन था, मना था, सर्कुलर देके मना करते थे कि सुभाष के मीटिंग में कोई नहीं जाएगा, जो भी कांग्रेस के हैं वो सुभाष के मीटिंग में नहीं जाएगा। तो उसके बावजूद जो उनको पॉपुलर सपोर्ट मिला, दैट वाज अननर्विंग फॉर ऑल दीज प्लेयर्स। और जो कांग्रेस को अपोज करना चाहते थे, उनके साथ उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा उस टाइम पे अदर देन टू लाइन अप बिहाइंड सुभाष। बट जो ये अपना अपना एजेंडा लेके आए, अपना अपना एजेंडा पुश करना चाहे, ये सुभाष करने नहीं गया। उनका एक था वो जो अर्जुन का जो मछली के आंख के ऊपर जो एक फोकस था, उनका एक फोकस था कि हमें आजादी चाहिए, विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज, वी नीड आवर ओन कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो वो जो शुरू किया था 1928 में, स्टैंडिंग अप अगेंस्ट गांधी एंड अपोजिंग गांधी इन द कैलकाटा कांग्रेस इन 1928, एंड ही कंटिन्यूड नॉन स्टॉप टिल 1939 1940। इसमें कभी कोई ढील नहीं दिया उन्होंने। और ये कंसिस्टेंसी किसी और, with due respect to all our tall leaders of the freedom struggle, ये कंसिस्टेंसी किसी एक और पॉलिटिकल लीडर उस टाइम के उनमें देखने को नहीं मिलेगा आपको। तो इसीलिए ये जो है एक माहौल बन गया था where Subhash became inconvenient to everybody's agenda, to push their agenda. He became an obstacle. इसीलिए मैंने इसका ये जो पहलू है ये समझना बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड द पोस्ट 45 सिनेरियो। इसीलिए इसका नाम इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट दिया है। तो जैसा आपने बताया सर कि नेताजी की आइडियोलॉजी को हम में से कई लोग समझ नहीं पाते हैं एक तरह से, और शायद चूंकि उनके विषय में बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल
हमारे पास में उपलब्ध भी नहीं है, जिसके कारण से हमें ये मौका भी नहीं मिलता है कि हम उनके विषय में ज्यादा जान सकें। ऐसे में सर कई ऐसे लोग हैं जो या तो उनको कम्युनिस्ट, फैशिस्ट के तौर पे देखते हैं, मिसअंडरस्टैंड करते हैं, समझ नहीं पाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नेताजी के विचारधारा के विषय में कुछ भी नहीं पता, और एक सेक्शन ऐसा भी है जो नेताजी को, नेताजी के कृतित्व के लिए, जैसे कि उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई, उन्होंने देश के स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, तो इसके लिए एडमायर जरूर करते हैं। पर यदि प्रश्न उठे कि नेताजी के एजुकेशन पॉलिसी पे उनका क्या थॉट्स थे, उनको उनके नेशनल डिफेंस या स्ट्रैटेजी को लेके क्या थॉट्स थे, या नेशनहुड का क्या कॉन्सेप्ट था, तो ऐसे विषयों में आज के डेट में भी हमें बहुत ज्यादा अधिक नहीं पता। तो सर यदि आपसे मैं पूछूं कि संक्षिप्त में यदि आप समराइज करें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी क्या थी, तो आप क्या बताएंगे? Netaji's ideology, if I have to put it in a phrase, would be an inclusive nationalism, an inclusive, non-parochial, sectoral or non-divisive nationalism. The way जैसे उन्होंने अपना nationalism को express किया था, he said nationalism, Indian nationalism is an expression of Satyam, Shivam, Sundaram. Whatever is true, Satya, it's true, Shiva, which is beneficial, good, and Sundar, and beautiful. So that describes India's nationalism. It is not divisive, it is not exclusive, it is not with any negative values. That was his ideology of philosophy, to put it as an umbrella structure. अब इसके कई सारे ऑब्वियसली लेयर्स, सब लेयर्स, सेगमेंट्स, सब सेगमेंट्स थे, उनके इकोनॉमिक थॉट्स थे which were mostly socialistic. He never hid that fact that India immediately after independence the reconstruction will have to be along socialist lines. This is very well known. ये कोई नई बात नहीं है. He was a self-declared socialist. But उनका socialism था क्या? I mean, socialism is not a singularly defined concept. It is not a concept which is defined by one person and accepted by everyone. It has so many variants, and Subhas has his own variation as well. So वो आपको, I have discussed it in the book, what his form of, what his variation of socialism was. He was inclusive. He was strongly against the partition of the country, and he argued against it as much as he could from the Southeast Asian War Theatre. और उससे ज्यादा तो वहां से कुछ कर नहीं सकते. बट अगर आप 45 के स्पीचेस पढ़ेंगे उनके, जब वावल ऑफर आया है, जब सिमला टॉक्स चल रहे हैं, जब उससे पहले 42 में जब क्रिप्स ऑफर आए हैं, those speeches are masterly, are examples of masterly political analysis. वो मतलब जितना डिटेल में हो सकता है, he gives his reasons, he forecasts things, most of which incidentally come true, and he cautions his countrymen that don't fall for these false promises, don't fall for these the lure of compromise. Don't partition India, don't divide India, because ये जो communal problem India का है, it is largely the creation of the British, and as soon as we attain independence, this will go away. क्या था कम्युनलिज्म के ऊपर उनका नजरिया, वो भी I have discussed. It's I mean, this is really not the right platform to go deep into that, but he was a very in modern terms liberal. I mean, you call him liberal, but I don't think that's the right term to apply to him. He was a very broad-minded and inclusive person, although he was in his own life staunch practicing Hindu. He was not a preaching Hindu. He was a staunchly practicing Hindu. There is a very big difference between the Hinduism of Gandhiji, the Hinduism that he preached. Gandhiji used to preach Hinduism, and his brand of Hinduism, Sanatan Dharma.
Subhash was a bit different. Subhash's idea, interpretation of Hinduism was very different, but he was never a preacher. He was a practitioner. And that was so deeply rooted within him. आज कई जगह से ये accusations, कुछ far right जो lobbies है, groups है, वो accuse करते हैं कि Subhash was an appeaser of Muslims, of Islamic appeasement में believe करते थे, and just like the many other leaders of his time, he was afraid to take on Islam and all. तो हमारा जवाब ये होता है कि सुभाष का जो सपना था, जो उनका विजन था, वो एक कंबाइंड यूनिफाइड इंडिया के लिए था। वो हिंदू राष्ट्र नहीं बनाने चले थे उस जमाने में। तो आज के लोग जो गलती करते हैं कि आज की वैल्यू सिस्टम से, आज की वैल्यूज की फिल्टर से उस जमाने को देखते हैं। दे जज सुभाष's वर्ड्स sitting in 2021 through the mindset of 2021, वो जज करते हैं सुभाष ने 1940 में क्या बोला था। 1940 में जब सुभाष ने कुछ बोला होगा, उसका एक कॉन्टेक्स्ट रहा होगा, वो कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। 1945 में कुछ अगर बोला होगा तो उसका कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। एंड दोज वर फास्ट चेंजिंग टाइम्स। जो 1938 में बोला होगा, शायद उसका भी जो रेलेवेंस है 1945 में उतना रेलेवेंस नहीं रहा होगा। तो हमें समझना होगा उनका जो विजन था कि एक कंबाइंड, यूनिफाइड, एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना, ना कि कोई कम्युनिटी को ऊपर करना, किसी और कम्युनिटी को नीचे करना नहीं। एक जो syncretism जो बोलते हैं, I know it's a cliched and much reviled word, but जैसे harmony, communal harmony, that is another cliched phrase now, but सब इकट्ठा मिल के चलना है और हिंदुस्तान को बनाना है आगे। And the difference between him and the other leaders who were talking in terms of secularism or communal harmony or sectarian interests is most of those leaders were talking in terms of theory, whereas Subhash from 1941 till 1945 he actually put into practice what he preached, what he believed in. And that in both places, in Germany as well as in Japan, they became a model. इतना सक्सेसफुल था ताकि जब वापस आए, वॉर खत्म हुआ और ये आईने के सोल्जर्स वापस आए, जबकि आईने के सख्त खिलाफ थे कांग्रेस लीडरशिप, पर गांधी जी, पंडित नेहरू, ये सब आईने को ये दिखाने लगे, हाईलाइट करने लगे, चैंपियन करने लगे, ये दिखा के दैट दे हैव अचीव्ड समथिंग व्हिच वाज अनथिंकेबल इन दैट प्रेजेंट context, in that time in India, and that is something that they aspired for even after India became important. If you look at Panditji's speeches, he never went back from acknowledging the success of that model of the Azad Hind government and the INA that was achieved by Netaji. And I mean, that's why he stands apart from the entire leadership in a unique position, that he actually practiced what he preached. जी बिल्कुल। तो जितना हम नेताजी को जानते जाएंगे सर, मेरे हिसाब से और भी चीजें सामने आती जाएंगी जो कि ज्यादातर जिस पे बात नहीं होती है। सर, यहाँ मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी हमारे स्वतंत्रता संग्राम को लेकर, फ्रीडम मूवमेंट को लेकर। तो जो मेरे साथ में इतिहास के विद्यार्थी जुड़े हैं और जो सामान्य जन साधारण भी है, उनके मन में कई बार ये प्रश्न रहता है कि आजादी हमें मिली कैसे। अब उसमें बात आती है, जो ऑफिशियल हमारी नैरेटिव है वो बोलती है कि हमें मुख्यतः नॉन वायलेंट मूवमेंट, जो कि मोहनदास गांधी जी के द्वारा प्रमोटेड थी और उनके नेतृत्व में चल रही थी, उसके द्वारा हमें आजादी मिली। और उसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट था 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, पर जैसे कि आज के समय में और फैक्ट्स लोगों के सामने आते जा रहे हैं, तो एक कहीं ना कहीं ये कंसेंसस बनता दिख रहा है कि शायद सशस्त्र क्रांति से हमें आजादी मिली है। जो नए फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स अब सामने आ रहे हैं, तो लोगों को ये सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है।
तो इस पे आप कमेंट अपने दीजिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई कंपटीशन था कि वायलेंट और नॉन वायलेंट के बीच में। दोनों का अपना अपना रोल था। तो मैं सिर्फ 1921 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से देखूंगा। 1921 का मूवमेंट जो था, उसमें काफी हद तक सक्सेस मिली, टू द एक्सटेंट कि इट मेड अ मार्क, इट मेड एन इम्पैक्ट ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब 1921 की मूवमेंट शुरू करने से पहले गांधी जी ने प्रॉमिस किया था, आई विल गिव यू स्वराज इन 1 ईयर। तो वो तो नहीं कर पाए, वो हो भी नहीं सकता, तो पॉसिबल नहीं था। बट उसके कई सारे इंटरनल डायनामिक्स, पॉलिटिक्स भी था, तो उसके अंदर मैं अभी जाऊंगा नहीं। बट लार्जली आई विल जस्ट स्टेट दिस, आई विल लुक एट द मेजर मूवमेंट्स, नॉन वायलेंट मूवमेंट्स। तो ये 1921 का मूवमेंट खत्म हो गया। 1922 में गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। फिर वो मूवमेंट खत्म हो गया। उसके चलते कोई मेजर कंसेशन नहीं आया। Next big movement was the civil disobedience, non-cooperation civil disobedience movement of 1932. 1932 में बहुत बड़ा जो डांडी मार्च हुआ, उसके साथ जो मूवमेंट हुआ, नॉन वायलेंट मूवमेंट हुआ, इट वाज अ मैसिव मूवमेंट एंड इट वाज अ फैंटास्टिक मूवमेंट। इसका तो इम्पैक्ट तो बहुत ज्यादा होता है। आई मीन, इट्स देयर इज नथिंग, इट वाज अ मास मूवमेंट एंड लार्जली नॉन वायलेंट। सो इट वाज अ ग्रेट एग्जाम्पल। बट उसके चलते भी कुछ खास वो नहीं आया, कोई कंसेशन नहीं आया, या फ्रीडम की तरफ आगे नहीं बढ़े। हाँ, पर क्या हुआ कि 1921 का मूवमेंट, फिर 1927 के नेहरू रिपोर्ट बनना, जो एक इंडियंस की तरफ से एक ऑल्टरनेटिव कॉन्स्टिट्यूशन प्रपोज करना, ऐसी चीजें जो होते रहे, इसमें से प्रेशर बढ़ते रहे ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर टू गिव मोर पावर इन द हैंड्स ऑफ द इंडियंस। तो इसके चलते आए 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1932 के बाद जो मेजर मूवमेंट हुआ, जो वो था 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसके बारे में बहुत सारे लोग बात करते रहते हैं। इवन हमारे प्रधानमंत्री भी इसके बारे में बहुत बात करते हैं कि उसका बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। तो दैट इज कंप्लीटली अनट्रू। आई मीन, आपको लोगों को तो पढ़ना चाहिए, स्पेशली आज के छात्रों को तो ये पढ़ना चाहिए कि उस टाइम पे जो मेजर लीडर थे क्विट इंडिया मूवमेंट के, जयप्रकाश नारायण, उनके लिखे हुए जेल डायरीज पढ़ने चाहिए, उनके लिखे हुए आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए उस टाइम का। क्योंकि मजे की बात है कि क्विट इंडिया मूवमेंट का कोई खास प्लान नहीं था। गांधी अनाउंस्ड द वॉर विदाउट अ प्लान, विदाउट अ स्ट्रेटेजी, क्योंकि उन्होंने ये सोच के रखा था कि कांग्रेस सेशन में ये अनाउंस करने के बाद, क्विट इंडिया मूवमेंट अनाउंस करने के बाद, वो जाके वाइसरॉय से मिलेंगे और डिस्कस करेंगे कि क्या कर सकते हैं, आगे कैसे बढ़ाया जा सकते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई मौका ही नहीं दिया। विद इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स द टॉप कांग्रेस लीडरशिप वर इन जेल, सारे अंदर चले गए। तो वो कांग्रेस मूवमेंट जो जैसे प्लान किया था गांधीयन लीडरशिप ने कि नॉन वायलेंट होगा, मास मूवमेंट होगा, और एवरीवन विल कंसीडर देमसेल्व्स फ्री, मतलब ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। बल्कि जो हुआ वो बिल्कुल ऑपोजिट हुआ। देयर वाज अ मास अपराइजिंग अक्रॉस द कंट्री व्हिच वाज एक्सट्रीमली वायलेंट इन ऑल फॉर्म्स, एंड उसको ठंडा करने में कई महीने लग गए। एक फर्स्ट फेज ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज द विजिबल मूवमेंट, जो चारों तरफ चल रहा था, महाराष्ट्र में हो रहा था, मध्य प्रदेश के एरियाज में चल रहे थे, उत्तर प्रदेश में चल रहे थे। सेकेंड फेज में वो दबाने के बाद, सेकेंड फेज में जो मूवमेंट, मेनली वो अंडरग्राउंड मूवमेंट शुरू हो गया, और कन्फाइंड रहे मेनली उत्तर प्रदेश, यूनाइटेड प्रोविंसेस और बिहार में। बट इसका मैसिव इंपैक्ट रहा कुछ महीनों तक। अब मैं किताब में ये भी दिखाने की मैंने प्रयास किया है कि क्या सुभाष बोस के साथ क्विट इंडिया मूवमेंट का कुछ लिंक था, जबकि ये आपको कहीं और सुनने को मिलेगा नहीं। क्या कुछ लिंक था, और अगर था तो कैसा था, क्या हो रहा था? Was the movement at all influenced by नेताजी? तो ये था।
तो मूवमेंट तो वहीं पे खत्म हो गए, सारे जेल में चले गए। फिर बाहर निकल के आए तो 1945 में, और जैसे ही 1945 में बाहर आए तो कांग्रेस लीडरशिप के सामने कोई एजेंडा भी नहीं था, कोई प्रोग्राम भी नहीं था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रपोजल भी नहीं था। तो डिजेक्शन इतना ज्यादा था कांग्रेस लीडरशिप में उस टाइम पे। 1945 के सितंबर में जो वर्किंग कमेटी के मीटिंग हुए, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रेजोल्यूशन मूव किया कि हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से जैसे जिसमें से हमें लगे कि वो लोग हमें इंडिपेंडेंस देने वाले हैं या और पावर ट्रांसफर करने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो ये जो गांधी जी ने उनको एडवाइस किया कि आप लोग जाओ सब अपना कंस्ट्रक्टिव काम करो। कंस्ट्रक्टिव काम का क्या मतलब है? विलेज रीऑर्गेनाइजेशन करो, चरखा चलाओ, एंटी अल्कोहल मूवमेंट करो, एंटी अनटचेबिलिटी मूवमेंट करो। तो इसमें तो फ्रीडम इंडिपेंडेंस की तो कहीं कोई नामो निशान नहीं है। तो ऐसे जब चल रहा था, एक एक एक, एक फ्लूइडिटी था पूरे सिचुएशन में, उसी वक्त आईएनए के सोल्जर्स को वापस ले लाया गया और उनका जो ट्रायल था वो अनाउंस किया गया। उस अनाउंसमेंट से जो रिएक्शन हुआ, that was unprecedented, and the remarkable part of that is the whole movement, the whole reaction was unorganized. It was not instigated by any particular leader or group. ये लोगों में ऑटोनोमस एक अपराइजिंग, एक मेंटल रेवोल्यूशन आया। तो वो देखकर कांग्रेस को, जो अभी सामने इलेक्शन आने वाला था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 1945-46 के जो इलेक्शंस थे, वहां पे से कांग्रेस को एजेंडा मिल गया। तो दे नाउ रोड द वेव ऑफ द पॉपुलरिटी ऑफ द आईएनए। तो पंडित नेहरू ने भी ब्लैक कोट पहन लिया और रेड फोर्ट में जाके बैठ गए। जो सुभाष के सबसे बड़े क्रिटिक्स में से जो थे, उन्होंने जाके आईएनए को डिफेंड किया, श्री भूलाभाई देसाई ने। तो और भूलाभाई देसाई को असिस्ट किसने किया? जो आजकल बहुत टीवी और न्यूज़पेपर में चिल्लाते हैं कि सुभाष वाज अ जापानीज टूज, जस्टिस कटजू, उनके ग्रैंडफादर जाके बैठ गए सुभाष के आईएनए के पीछे उनको डिफेंड करने के लिए। तो उनका अभी जब भी आप कोई सुने उनको बोलते हुए ये कि सुभाष वाज अ जापानीज टूज, आईएनए वाज अ जापानीज पपेट, तो आप उनसे जरूर पूछिएगा तो कि आपकी दादाजी तो फिर वहां पे रेड फोर्ट में जाके कर क्या रहे थे? स्टूजेस और पपेट्स को सपोर्ट कर रहे थे, तो वो खुद क्या स्टूज और पपेट थे? तो ये जो माहौल था, इसमें से जो एक चेन रिएक्शन शुरू हुआ। इसके बाद एयरफोर्स में म्यूटिनी हुआ, रॉयल इंडियन नेवी में म्यूटिनी हुआ, और ये करते करते जो माहौल क्रिएट हुआ, उसमें से ब्रिटिश गवर्नमेंट को चारों तरफ से जो फीडबैक मिला, इंटरनल इंटेलिजेंस जो मिला, दैट इट वाज टाइम टू गो, it was time to leave. They couldn't, there was no more stability and they couldn't hold on to the Indian empire. तो ये कोई नहीं कह सकता कि सिर्फ एक जने की वजह से इंडिपेंडेंस आया है, बट ये जरूर कह सकते हैं कि हाँ, the independence was accelerated because of the impact that Subhash and his INA had. वो जो 45 का जो धक्का, जो पुश सुभाष और आईएनए से आया, उसी के चलते 1947 की अगस्त में ट्रांसफर ऑफ पावर आया। अदरवाइज जो पहले जो डिस्कशंस चल रहे थे, जो क्रिप्स के जो ऑफर थे, जो कैबिनेट मिशन के ऑफर्स थे, none of them were for complete independence. They were talking about transferring more power to the Indians, Viceroy के executive council में more members, and there will be the Indians will have a say on defense. ये सारी चीजें, मतलब नेगोशिएशन, निट पिकिंग, ये थ्रेड्स चल रहे थे। पर आइडियल क्या था, गोल क्या था? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कि हम अपना देश बनाएंगे। इतना करके भी 1947 में हमें डोमिनियन स्टेटस ही मिला था, हम कंप्लीट इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे। कंप्लीट इंडिपेंडेंट रिपब्लिक सॉवरेन कंट्री तो हम बने 1950 में, पर 3 साल 1947 से 1949 के एंड तक तो हम डोमिनियन थे। और
उसके बाद भी वी हैव रिमेन्ड अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। तो देयर इज नो डायरेक्ट आंसर कि किसकी वजह से देश आजाद हुआ। देश आजाद हुआ तो बहुत सारे लोगों, लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है। दे हैव कंट्रीब्यूटेड इन देयर ओन वेज। कुछ मूवमेंट्स नॉन वायलेंट, कुछ मूवमेंट्स वायलेंट। द रेवोल्यूशनरीज, obviously the revolutionaries had a big role in changing the mindset of the British government, of the British administrators. तो हम अलग कैटेगरी में नहीं रख सकते। तो इसके चलते ही जो ऑफर्स आ रहे थे, the Britishers were seeing that the mindset, the mentality of the Indians are changing. They are now impatient, they are now desperate to take charge of their own destiny. And that is why they were coming up with more and more offers. And the whole thing was accentuated by the Second World War. But World War जब खत्म हुआ, तब भी ये डेलिबरेशन चल रहा था, नेगोशिएशन चल रहा था, मैन्यूवर्स चल रहा था। इस सब के ऊपर लाइक अ मैसिव वेव आके गिरा द INA एंड सुभाष का पॉपुलरिटी एंड द मास सेंटिमेंट, एंड दैट इज व्हाट फोर्स्ड। अदरवाइज ऐसे कैसे क्लेमेंट एटली ने एक डेडलाइन खड़ा कर दिया कि 1948 जून के अंदर हम देश छोड़ के चले जाएंगे, और माउंटबेटन जनवरी 47 में आने के बाद वो 48 जून 47 अगस्त बन गया। ऐसी क्या जल्दी थी? So it was not, obviously the last few years, if you look, the non-violent movement, the non-violence and ahimsa and all those kind of nice talks had no role, because 1942 से सारे अंदर थे। 1942 का जो मूवमेंट था वो एक वायलेंट मूवमेंट था, एंड इट वाज पुट डाउन रूथलेसली बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसके बाद सीधा जो मूवमेंट हुआ दैट वाज द INA ट्रायल्स मूवमेंट। उसके बाद रॉयल इंडियन नेवी का म्यूटिनी एंड रॉयल इंडियन एयरफोर्स का म्यूटिनी, ये सारे दीज थिंग्स एक्सेलरेटेड इंडियाज इंडिपेंडेंस। अदरवाइज बोलना बहुत मुश्किल है कि कब तक ये खींचता। जी, तो बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया सर पूरे चीज को। तो जैसा कि आपने बताया, जापानीज उनको स्टूज बोला गया और कई सारी चीजें उनको नेम कॉलिंग की जाती है। तो जो नेताजी का पूरा कैंपेन रहा INA के साथ में, तो उसमें हम ये देखते हैं जब उनका कोहिमा कैंपेन के लिए वो निकले, तो हमारे देश के इतिहास की पुस्तकों में उसको जापानीज इन्वेजन कहीं ना कहीं बताया गया था। और हमें आश्चर्य होगा ये जानने में कि वो कोहिमा में पहुंच चुके थे, और वहां जब पहली बार जो भारतीय सेना थी अंग्रेजों के अंडर जो कार्य कर रही थी, उसमें जो भारतीय थे, पहली बार उन्होंने देखा कि ऐसी एक वास्तव में कोई सेना है जो देश के आजादी के लिए काम कर रही है। ऐसे में ऐसी चीजों को कहीं ना कहीं दबाया गया है। तो एक विद्यार्थी अगर उसको पढ़ना हो इतिहास के विषय में, फ्रीडम मूवमेंट के बारे में, तो अहिंसा और जो सारी नाइसिटीज है इनके बारे में तो काफी चर्चा की गई है पुस्तकों में। पर कहीं क्या कोई ऐसी पुस्तक है जिसमें जो लाइन ऑफ इवेंट्स रहे हैं अप टू इंडिपेंडेंस, जैसा आपने बताया कि ट्रांसफर ऑफ पावर और उसके पहले की जो म्यूटिनी, तो इस चीज को अच्छे से क्रॉनिकल किसी पुस्तक में की गई हो तो आप हमारे दर्शकों को बताएं। एक पुस्तक आपके ध्यान में होगा, रोल ऑफ ऑनर, के घोष द्वारा, पर उसमें हमें इवेंट्स के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं मिलता है, सारे रेवोल्यूशनरीज का अकाउंट उसमें अवश्य है। तो ऐसी कोई क्रॉनिकल्ड अच्छी किताब अगर आप सजेस्ट कर पाए व्यूअर्स को। ऐसे सिंगल वॉल्यूम में तो बताना बहुत मुश्किल है। कालीचरण घोष का जो रोल ऑफ ऑनर जिसकी जिक्र किया आपने, दैट इज अ फैंटास्टिक बुक, बट इट्स नॉट इजीली अवेलेबल एनीमोर। तो ये सारे आउट ऑफ मार्केट है और आउट ऑफ रीच है। तो एक कोई नॉर्मल स्टूडेंट ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूं मैं कि जाके कोई नॉर्मल स्टूडेंट इस ऐसे किताब को पढ़ेंगे। बट हाँ, ऐसे बहुत सारे किताबें हैं जो सामने लाना चाहिए, एंड इट हैज बीन पार्ट ऑफ आवर एफर्ट। वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, मतलब मिशन नेत्री के पास हमारे रिसोर्सेज बहुत ही कम है, तो जितना हमसे हो पाता है हम करते हैं, बट वो काफी नहीं है। हमें आगे चल के और भी रिसोर्सेज इकट्ठा करना पड़ेगा। तो जो हमारे पास रिसोर्सेज, जो मटेरियल हमारे पास है, वी वुड लाइक टू मेक देम इजीली अवेलेबल एंड एक्सेसिबल टू द स्टूडेंट्स एंड इंटरेस्टेड रीडर्स। पर जैसे एक अगर आप एक वॉल्यूम की बात कर रहे हैं या एक बुक की बात कर रहे हैं, अभी भी मैं सजेस्ट करूंगा, सॉरी,
आरसी मजूमदार का द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, उनके जो 3 वॉल्यूम्स में जो किताब है, आई गेस टिल डेट दैट इज द बेस्ट क्रॉनिकल if one wants to understand the flow of events from the non-official point of view. That is still the best volume. करंट जनरेशन या फिर हमारे पिछले जनरेशन के जो एकेडमिक स्कॉलर्स, हिस्टोरियंस रहे हैं, उनके जितने किताबें मैंने पढ़ी है, उनमें से मुझे लगा है कि दैट द मोस्ट नॉन बायस्ड अकाउंट एंड प्रोबेबली द मोस्ट ऑनेस्ट अकाउंट is Sumit Sarkar's Modern India. So one can read that. तो ऐसे कई सारे हैं, मतलब ढूंढने से तो मिल जाएगा, but I would recommend anyone who wants to study and understand the chronicle, the sequence of events, to read R.C. Majumdar's 3 volumes of Indian freedom struggle and Sumit Sarkar's Modern India. These are the two I would highly recommend these 2 books. जी, आपने कुछ समय पूर्व कंट्रोवर्सीज को लेके बात की थी कि नेताजी के साथ में जो कंट्रोवर्सीज एसोसिएट की जाती है, जिसमें कि सबसे पहले आता है कि उनको एक नाजी कोलैबोरेटर के रूप में देखा जाता है। तो ऐसे में नेताजी की जो मीटिंग थी हिटलर के साथ में, इस चीज को मॉरली क्वेश्चन किया जाता है कई बार। और जो नए लोग हैं जो नेताजी के बारे में हाल ही पढ़ना उन्होंने शुरू किया है या जानना शुरू किया है, तो उनके दिमाग में इस चीज का कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ जाता है। वो समझ नहीं पाते हैं कि पूरे चीज को उस कॉन्टेक्स्ट में देख नहीं पाते। तो इस मीटिंग को लेके आप थोड़ा बताएं कि जब वो जर्मनी गए और वो हिटलर के साथ में उनका जो भी रहा, इसको लेके नेताजी का क्या व्यू पॉइंट था? क्योंकि मुझे ध्यान में है कि इसको लेके भी नेताजी ने अपने स्पीच में कई दफा उल्लेख किया है, जो फॉरेन सिचुएशन, उस समय इंटरनेशनल सिचुएशंस थी विश्व भर में वर्ल्ड वॉर को लेके, तो जो अपॉर्चुनिटीज की उन्होंने बात की है देश की आजादी को लेके, तो कहा उन्होंने जर्मनी जाके उन्होंने ऐसा जो भी उनका पूरा रहा कैंपेन, तो जर्मनी को उन्होंने क्यों चुना और इसमें मॉरली इस बात को क्यों क्वेश्चन नहीं करना चाहिए? इस पे आपको कमेंट्स। जर्मनी को क्यों चुना, इसका जवाब मैं अभी नहीं दूंगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ी देर आप वेट करें टिल द बुक कम्स आउट, बिकॉज देयर इज अ मेजर सरप्राइज देयर एंड आई हैव डेल्ट विद इट इन सम डिटेल कि जर्मनी क्यों गए और क्या सोच चल रहा था, क्या सोच रहे थे उस टाइम पे। पर जहां तक हिटलर से मीटिंग की सवाल है, कोई हिटलर से दोस्ती करने तो गए नहीं थे, वो गए थे इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, इंडिया को आजाद कराने के लिए। और एक पैरेलल मैं ड्रॉ करना चाहूंगा कि आज के जमाने में, आज के टाइम पे हम किस तरह से नेताजी के आइडियल्स को बोरो तो कर रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट तो कर रहे हैं, पर उनका नाम लेने से कतराते हैं। जैसे मोदी जी जब पावर में आए 1913 के कैंपेन चल रहा था 1913-14 में, उनका मंत्र था इंडिया फर्स्ट। तो ये मंत्र तो पहले आया था सुभाष चंद्र बोस से 1939-1940 में, जब उन्होंने कहा था टुडे इन दिस सिचुएशन इंडिया मस्ट थिंक ऑफ हरसेल्फ फर्स्ट। बाहर देश क्या कर रहा है और उसके अंदर क्या हो रहा है, इसके बारे में हमें सोचने की अभी जरूरत नहीं है। हमें जो जरूरत है हमारे अपने देश के बारे में सोचने की, हमारे देश को आजाद कराने की। तो ये इंडिया फर्स्ट तो यहां से आया। इंडिया फर्स्ट तो फिर रिपीट किया 2013 में, पर नोटिसेबल बात यह है कि वहां पर नेताजी का नाम कहीं नहीं आया। तो जहां पे हमारे प्रधानमंत्री जी जो वैसे तो नेताजी के फैन हैं, बहुत सारे अच्छी बातें की है, बहुत सारे मीटिंग्स अटेंड किए हैं, बहुत सारे मेजर्स भी लिए हैं पावर में आने के बाद, पर वो ज्यादातर टाइम महात्मा गांधी और अहिंसा की बात करते रहते हैं। पर जब काम आता है, काम के टाइम हमें क्या देखने को मिलता है? आर्मी को स्ट्रेंथन करना, मॉडर्नाइज करना, सर्जिकल स्ट्राइक करना। ये कहाँ गांधीवाद? कौन सी गांधीवाद है ये कौन सा अहिंसा है? पर तो बात ये है कि आज हम यहाँ पे भी हमारी एक डुप्लिसिटी है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हिपोक्रेसी है कि हम नाम लेंगे गांधी का, काम करेंगे सुभाष का। तो ये चल रहा है। और जो बोलते हैं मॉरल क्वेश्चंस जो रेज करते हैं, उस मॉरलिटी को
जो मॉरलिटी के जो एडवोकेट्स हैं उनसे मैं सवाल करना चाहता हूं कि सद्दाम हुसैन को तो बाद में टेररिस्ट करार दिया गया, गद्दाफी तो टेररिस्ट बन गए, इन सबको तो ढूंढ ढूंढ के मारा गया। तो इनके साथ जब इंडियन हेड्स ऑफ स्टेट जाके हाथ मिलाते थे, ये मॉरल क्वेश्चन तब कहां था? जब बर्मीज हुंटा जो मिलिट्री रेजिम उनके साथ जब हाथ मिलाते हैं, ये मॉरलिटी का क्वेश्चन कहां जाता है? तो it cannot be selective. I mean, you cannot follow one path and then point at somebody else. Because what Subhash was doing at the time was acting in national interest. He was not interested in Nazism or Nazi party's social program or Mussolini's programs. He reviled those narrow mindsets. He never subscribed to any of those. He was a strong critic. But तो क्या था, क्यों गए? उसका जवाब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप थोड़ा पेशेंस रख के उसको किताब में थोड़ा पढ़े, बिकॉज ये समझने वाली बात है। इसको अभी मैं ऐसे बताऊंगा तो शायद आपको पूरी तरह से कंप्रेंड नहीं होगा। तो आपके सामने मैं मटेरियल रखा है मैंने, तो वो मटेरियल आप जब सामने देखेंगे आपके सामने क्लियर हो जाएगा। तो ये इसमें कोई मॉरलिटी की बात नहीं है। इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। वी एक्ट अकॉर्डिंग टू नेशनल इंटरेस्ट, सो इट्स नथिंग एल्स। जी, और इसी प्रकार से जैसे आपने बताया कि कई दफा नेताजी के विषय में बात होती है तो बताया जाता है कि उनके मतलब वो एक हिंदू थे और प्रैक्टिसिंग हिंदू जो आपने बताया, और काफी डिवाउट हिंदू भी वो रह चुके। पर मुख्यतः लोगों के मन में ये बात रहती है कि शायद वो अपने धर्म से, अपनी सभ्यता से उस प्रकार से जुड़े हुए नहीं थे। तो इस विषय में हम देखते हैं कि नेताजी के बारे में जब हम पढ़ते तो पता चलेगा कि वो अपने साथ में भगवत गीता की कॉपी हमेशा रखते थे। और जिस प्रकार से हम जिस कारण से आप बताइएगा सर कि कहाँ तक ये बात सही है तथ्यों के अनुसार, जो हम स्वामी प्रभुपाद जी को हम मानते हैं इस्कॉन के, कि वो विश्व भर में गए और हिंदू धर्म का उन्होंने प्रचार प्रसार किया लोक कल्याण के लिए। और आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम कहते हैं कि ग्लोबल पीस के लिए हिंदू जो धर्म है, सनातन संस्कृति है, उसका अपनाना या उसके जीवन मूल्यों को हमारे जीवन में उतारना आवश्यक है वर्ल्ड वाइड। ऐसे में मंडले जेल में जब नेताजी थे तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें लिखी थी और उन्होंने कोट किया था स्वामी विवेकानंद जी को कि हिंदुइज्म को अब अग्रेसिव हो जाना चाहिए और विभिन्न देशों में जाके उसका प्रचार होना चाहिए। एक तो इसलिए क्योंकि उससे ग्लोबल गुड होगा, सबका भला होगा, लोक कल्याण होगा। और उन्होंने इस बात को भी कहा था कि हिंदू धर्म जो है उसके प्रचार से जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है वो भी इससे कहीं ना कहीं जुड़ा है, और जो हमारे सारे देश है दुनिया भर में उसमें भारत की जगह कहीं और ऊंची हो जाएगी। इसमें सर आप क्या बताना चाहेंगे? एक तो है कि सही बोला आपने कि आज की नेताजी को जज करने के लिए आज की सेक्युलर की नजरिए से मत देखिए उनको। आज की सेक्युलर अपने आप को हिंदू बोलने से कतराते हैं, डरते हैं या शर्माते हैं। तो ऐसा नेताजी के साथ, सुभाष बोस के साथ ऐसा नहीं था। ही वॉज अ वेरी प्राउड हिंदू and there was nothing to hide, there was nothing to be ashamed of, there was nothing to be coy about it. So he was a very confident Hindu. At the same time, जब आप उनकी स्पीचेस पढ़ेंगे, उनकी आर्टिकल्स पढ़ेंगे, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि his love for his religion was supreme, but that never encroached on his vision for the nation. His vision for the nation was inclusive. तो जब वो बंगाल एक पर्टिकुलर स्पीच में आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा पढ़ने के लिए। अगर आप हमारा जो वेबसाइट अभी है subhashchandrabose.org उसमें जाएंगे, उसमें आपको शायद उसका इंग्लिश वर्जन मिल जाएगा। आसानी से नहीं मिलता है उसका इंग्लिश वर्जन, इवन नेताजी के जो पब्लिश्ड वॉल्यूम्स है रिसर्च ब्यूरो द्वारा उसमें भी नहीं है। तो हमने इंग्लिश वर्जन शायद डाला हुआ है उसमें।
तो फुल स्पीच जो है वो रंगपुर में बंगाल प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंशियल एड्रेस था। उसमें जो उन्होंने बंगाल की हेरिटेज हिस्ट्री, उसमें हिंदूज का जो रोल है, बुद्धिस्ट का जो रोल है, कैसे मिक्सचर्स हुए हैं, मुस्लिम्स का रोल है, डिफरेंट एथनिसिटीज आके कैसे मिक्स हुए हैं, एंड हाउ बंगाल हैज इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट स्पीच शुड बी मेड अ मैंडेटरी रीडिंग मटेरियल फॉर यूनिवर्सिटीज। वो तो छोड़िए, वो तो भूल जाइए, उस स्पीच को अभी तक किसी ने पूरी तरह से पब्लिश भी नहीं किया है, ये हालत है। तो ही वॉज very, very strongly grounded in his heritage, because his argument was very clear that we have to be strongly rooted in our heritage, in our legacy, in our cultural legacy, in our cultural heritage, in our ancient history. We have to be rooted. If you cut the root, you are a nobody. And you can appreciate other cultures, you can appreciate other values only if you have a very strong rooting in your own culture. That is why इसके कारण जो यूनिवर्सल एक पीस, यूनिवर्सल लव एंड जो यूनिवर्सल मैन की जो कॉन्सेप्ट है, he was very critical of that. And interestingly, आप लोग अगर इंडिपेंडेंटली इसको रिसर्च करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस मुद्दे पे there was a very big debate and controversy between Rabindranath Tagore and Subhash's mentor Chittaranjan Das on the question of universal man and global peace vis-a-vis nationalism. So Rabindranath took a very stringent, strong, critical position against the idea of nationalism, and Subhash vehemently opposed that. So what exactly that was, I have tried to include in this book. It's very interesting reading. आप लोग independently भी ढूंढ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मुश्किल यह है कि चित्तरंजन दास के जो इतने वॉल्यूमिनस वर्क्स हैं, वो आज तक इंग्लिश में ट्रांसलेशन होके पूरे देश की जनता के सामने नहीं आया है। There are only a very few collection of his speeches, which are mainly political speeches, but not his literary pieces, not his writings on history, culture, his poetry. Chittaranjan Das was a poet. So all these things, the only reason for me bringing this up is to highlight that how much has remained hidden from the current generation of our country. आपको अगर पढ़ना है तो सिर्फ आप महात्मा गांधी ही पढ़ेंगे या जवाहरलाल नेहरू ही पढ़ेंगे, आपको और पढ़ने के लिए कुछ आपको मिलेगा ही नहीं। या तो हाँ, ऑफ कोर्स आपको मार्क्स मिलेंगे, लेनिन मिलेंगे, आपके मार्क्स लेनिन द्वारा इन्फ्लुएंस्ड जो एकेडमिक्स है उनके वर्क्स मिलेंगे, बट अगर आप अंग्रेजी में आपको बिपिन चंद्र पाल के वर्क्स चाहिए पढ़ने के लिए, अगर चाहिए तो आपको मिलेगा नहीं। चित्तरंजन दास के वर्क्स अगर इंग्लिश में चाहिए पढ़ने के लिए, वो आपको मिलेगा नहीं। तो इस हालत में हाउ डू वी एक्सपेक्ट द यंग जनरेशन टू कनेक्ट विद द थॉट्स of the giants of the freedom struggle? We are giving a very sectional view and a very limited information to this current generation. That has to change. जी सर, जैसा आपने बताया, ये सारी चीजें कई बार हम मतलब हम या तो पता नहीं चलती है, मटेरियल के अभाव में हमें पता नहीं होता है कि सारी चीजें भी हुई है हमारे इतिहास में। जो विचार नेताजी के थे या चित्तरंजन दास के थे, तो इसको युवाओं को ये बातें पता ही नहीं होती है कि इनके इतने डीप विजन रहे हैं। विजन की बात यदि मैं करूं, जैसा आपने बताया कि आज जो मोदी जी इंडिया फर्स्ट की बात कर रहे हैं, ये वर्षों पूर्व नेताजी ने बोला था। तो नेशनल सिक्योरिटी की जब बात आती है, तो अवरोध एक वेब सीरीज आई थी, उसमें एक डायलॉग था कि अब समय आ गया है विश्व को बताने का कि ये देश केवल महात्मा गांधी का ही नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी है। ऐसे में नेशनल डिफेंस को लेके नेताजी आज कितने रेलेवेंट है, और नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजी को और मजबूत करने के लिए नेताजी के विचारों को रीइंस्टेट करना, उनको सामने लेके आना कितना आवश्यक है। ये तो मतलब बहुत ऑब्वियस पॉइंट है कि जो मिलिट्री थिंकिंग था नेताजी का, उसका तो
सीधा सीधा रिफ्लेक्शन ये है उसका मैनिफेस्टेशन द इंडियन लीजन, जर्मनी में इंडियन लीजन और साउथ ईस्ट एशिया में द इंडियन नेशनल आर्मी। ये तो साफ वो है कि नेताजी का था कि द इंडिया विल नीड इट्स ओन आर्मी, एंड ही विजुअलाइज्ड, ही एनविजन्ड, उनका विजन था कि आईएनए जो देश में वापस आएगा, दैट विल बी द कोर ऑफ द फ्री इंडियाज नेशनल आर्मी। वो होना तो दूर की बात है, आईएनए के सोल्जर्स को आर्मी में रीइंस्टेट तक नहीं किया गया, उनको जॉब ऑफर्स दिए गए, बाकी सारे क्लेरिकल एंड होम गार्ड एंड पुलिस, ऐसे ऐसे जॉब्स, एंड कितने सारे लोग तो जस्ट सर्वाइव्ड बाय बीइंग डोमेस्टिक हेल्प्स। तो इस तरह से बिखर जाने दिया पूरा आईएनए के जो फोर्स थे, तो उनको यूटिलाइज नहीं किया गया, जबकि पाकिस्तान ने एब्जॉर्ब कर लिया आईएनए के सोल्जर्स को, तो इंडिया ने नहीं किया। तो उनका जो नेताजी का जो मिलिट्री थिंकिंग था वो तो बहुत जाहिर सी बात है कि इंडिया विल नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी टू डिफेंड इटसेल्फ। और इस पॉइंट पे, इस मुद्दे पे उनका जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था गांधी जी से और पंडित जी से, वो बहुत साफ साफ लिखे गए हैं, उनके चिट्ठियों से मिलते हैं, वो मैंने हाईलाइट किया है, लिखा है उसके बारे में। जो क्योंकि ऐसा ये भी है कि जो फॉर्मर बायोग्राफर्स रहे हैं नेताजी के, दे डिडंट वांट टू ऑफेंड एनीवन, तो उनको ये इस बात से थोड़ा हेजिटेशन था कि कोई ऑफेंड ना हो जाए, पॉलिटिकल लीडर्स या पॉलिटिकल पार्टीज ऑफेंड ना हो जाए। हमारा तो ऐसा कुछ है नहीं, हम तो निकले ही ऑफेंड करने, सबको ऑफेंड करने निकले हैं, तो हम इसीलिए सारी चीजें जो इनकन्वीनियंट है, ऑन द फेस ऑफ इट थोड़ा ऑफेंसिव लगता है, पर कहना जरूरी है, वो सारी चीजें हमने इस किताब में डाले हैं। तो आज की उस थिंकिंग को आज हम अगर लिंक करें, जो आपने कोट किया मोदी जी को कि आज सॉरी उस टीवी सीरीज को, कि जहां पे बोल रहे हैं कि आज वक्त आ गया है दुनिया को बताने के लिए कि भारत सिर्फ गांधी जी का ही नहीं पर नेताजी का भी देश है। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है वो जाके एक कैनन के ऊपर हाथ रख के फोटो खिंचवाते हैं और वापस आके स्टेटमेंट देते हैं कि हम अहिंसा से दुनिया को जय करेंगे, दुनिया पे हम छा जाएंगे अहिंसा को लेकर। बट हमें डिफेंस के लिए चाहिए वहां पे मॉडर्न इक्विपमेंट, हमें चाहिए डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्मी, हमें तो अहिंसा से ही अगर सब कुछ होता तो गोवा से पोर्चुगीज क्यों नहीं निकले? अहिंसा से ही अगर होता तो बांग्लादेश में इंडियन आर्मी और रॉ को भेजने की क्या जरूरत थी? Because RAW is a very non-violent organization by Gandhi standards, by Gandhian standards. That Gandhi's definition, anything that is secret is a violation of non-violence. So he wouldn't allow that. तो चाइना के सामने जाके ये गांधी सेवा संघ के वॉलंटियर्स को क्यों नहीं बिठाए? क्यों हमारे बेचारे जवानों को मरने दिया? तो ये नाम, मैं जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि काम हम करेंगे किसी और का, पर नाम हमारी जुबान पे होगी किसी और की। तो ये डुप्लिसिटी चलता आ रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा। हमें उम्मीद है कि अब इतनी जागरूकता है जनता में, मास अवेयरनेस इतना आया तो है कि शायद प्रेशर हम डाल सके, द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन हम अपने गवर्नमेंट के ऊपर डाल सके, ताकि वो अपना जो रवैया है वो थोड़ा सुधारे, थोड़ा अपना ऑनेस्टी लाए इस चीज में, और जो जैसा है लेट देम, आई मीन दे हैव टू लर्न टू कॉल द स्पेड अ स्पेड। आई मीन मेरा तो सवाल ये है कि आप जाके गांधी जी की मूर्ति बाहर देशों में अगर लगा सकते हैं, नेताजी का क्यों नहीं? ऐसी क्या मजबूरी है? जी, नेताजी के व्यक्तित्व और विचारों को जितना हम जानते जा रहे हैं, एक बात यहाँ स्पष्ट हो रही है कि उनको आइसोलेशन में देखने की गलती हमें नहीं करनी चाहिए। नेताजी के विचार राष्ट्र के साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं और किस तरह से नेताजी के विचारों को सामने लाने से हमारे कई सारे प्रश्न आज सॉल्व हो जाएंगे। इसी दृष्टि में मैं एक बात कहना चाहूंगी सर कि बहुत समय पूर्व स्वामी विवेकानंद ने एक देश को आह्वान दिया था कि
एक राष्ट्र के रूप में हम अपनी पहचान खो चुके हैं। तो हमारा सर्वप्रथम कार्य होना चाहिए इस पहचान को वापस पाना। आज के समय में हम देखते हैं कि जैसे जेएसआई दीपक जी की जो पुस्तक आई है, इंडिया दैट इज भारत, यानी भारत को भारतीय दृष्टि से देखने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो आवश्यकता हमें बार बार पड़ती है हमारे देश को वापस से पहचानने की, जो हमारा कॉलोनियल माइंडसेट रह गया है आजादी के बाद, तो नेताजी के विचारों को यदि हम सामने लेके आते हैं तो आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि हमारे कई सारे इस प्रकार के मुद्दे जैसे नेशनल आइडेंटिटी क्राइसिस, या जो हमारी जो कॉलोनाइज्ड हो चुकी है एक तरह से नेशनल साइकी, नेशनहुड का कॉन्सेप्ट और एक राष्ट्रबोध एक तरह से होना, तो किस प्रकार से नेताजी के विचार इस पूरे चीज को करने में सहायता करेंगे? नेताजी का जो मेन एक एक अगर मैं उनकी आइडेंटिटी को किसी भी तरीके से एक तरीके से कंडेंस करना चाहूं तो वो होगा कि एज अ लिंक बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट, एज अ लिंक बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि अभी जो डिस्कशन चल रहा है, अभी जो डिबेट चल रहा है, टू लुक एट इंडिया फ्रॉम इंडियाज ओन पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द our own ancient or historical legacy, that is very important। but ये भी कोई monolithic effort नहीं है, ये भी कोई monolithic narrative नहीं है, इसमें भी कई सारे strands हैं। और इसमें जो सुभाष का सोच अगर हम देखें, it's a brilliant combination of the past and the modernity। For the past, he filters out those that are beneficial, that are glorifying, that gives us confidence, that builds our sense of identity as a nation। And in the modernity, it's difficult to think of a more modern man who is who has his fingers on the pulse of the latest developments in the world of thoughts, in the world of science and technology, in the science of in the field of education, in the field of philosophy, in the field of economics। so इतने सारे arenas कवर करके अपने आप को informed रखना, and to act as a bridge, as a link between so many different spheres, that I guess is what India needs now। and उनका जो सोच है, हम फ्रैगमेंट में, सेगमेंट में ना लेकर, ना देखकर, इन टोटलिटी अगर हम इम्बाइब कर सकते हैं, द यंग जनरेशन स्पेशली, I think that will be the biggest tribute to him, and that will be the biggest favor that we can do to ourselves in the process of building our own country for the future। अगर हाँ आप मुझे एक सेकंड का टाइम देंगे, मैं आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग विथ यू। सो ये जो 3 लाइनें हैं, दिस सुभाष रोट एट द एज ऑफ 18, describing to a friend as to what he wanted himself to be, what kind of man he wanted to become। and he wrote to his friend Hemanta Kumar Sarkar that the ideal man for me, what I want to become in future, is the embodiment of the past, the product of the present, and the prophet of the future। एक 18 साल की यूथ से ये सोच निकल के आ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि इनका जो स्ट्रीम ऑफ थॉट वो किस डायरेक्शन में, किस दिशा में जाते हैं। तो ये अगर हम एम्यूलेट नहीं करेंगे तो हम क्या एम्यूलेट करेंगे? sectarian thoughts, bigotry, political extremism, left-wing extremism, right-wing extremism, hatred, intolerance, या फिर just some kind of political ideology, or some kind of hero worship, not hero worship, but blind idol worship, the way we have seen India progress in the last 6-7 decades।
तो ये सोच जो है ये लाना बहुत जरूरी है. दिस शुड कम एट द सेंटर ऑफ आवर डिबेट एंड डिस्कशन. Embodiment of the past, product of the present, and prophet of the future. That is the link that Subhas represents constantly throughout his career. जैसा कि आपने बताया, to form an opinion about somebody is easier, but to actually know the person is a difficult task, and more difficult in case of someone like Netaji Subhash Chandra Bose. So to understand him as a person, to understand him as a visionary and a leader who had a clear-cut view of future, who was so far-sighted, and someone who is so relevant in present times as well. तो ऐसे स्थिति में कुछ एसेंशियल रीडिंग्स जो आप सजेस्ट कर सके नेताजी के ऊपर, या तो नेताजी द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें, या नेताजी को समझने के लिए, उनके विचारधारा, आइडियोलॉजी, थॉट्स, विजन को समझने के लिए, यदि आप हमारे साथ में किसी प्रकार का एक रीडिंग लिस्ट हमारे व्यूअर्स के साथ साझा करता है. मैं तो शुरू में यही बोलूंगा कि अगर नेताजी के बारे में थोड़ा सा भी जानना है, समझना है उनको, तो पहले तो उनकी लिखी गई 3 किताबें आप पढ़िए. द इंडियन स्ट्रगल के 2 वॉल्यूम्स और एन इंडियन पिलग्रिम जो इनकम्प्लीट ऑटोबायोग्राफी है. जब तक ये 3 किताबें आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे नहीं, एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, तब तक आप सुभाष को थोड़ा सा भी नहीं समझ पाएंगे. और ये अगर आप पढ़ लिया, उसके बाद आप सुभाष की अपनी लिखी हुई जो लेटर्स हैं, जो उनके मेजर स्पीचेस हैं, वो पढ़िए पहले. दूसरों की लिखी हुई किताब आप फिलहाल भूल जाइए. मैं थोड़ा शेमलेस होकर अपना मार्केटिंग कर रहा हूं यहाँ पे. जब तक मेरा वाला किताब नहीं आता है तब तक दूसरा किताब भूल जाइए. आप सिर्फ नेताजी की अपनी वर्क्स पढ़िए. स्टार्ट विथ एन इंडियन पिलग्रिम, रीड द इंडियन स्ट्रगल, रीड हिज लेटर्स, हिज स्पीचेस, हिज एसेज, टू अंडरस्टैंड द मैन, हिज थॉट प्रोसेस. आप दूसरों की जो सोच है, जो नजरिया है, उसके ऊपर डिपेंड करने से पहले अपना सोच बनाइए, अपना नजरिया बनाइए. फ्रेम योर ओन क्वेश्चंस, फॉर्म योर ओन व्यूज, ताकि जब कोई और आपको कुछ बताए, चाहे कोई और हो, चाहे मैं खुद हूं, आप अपनी थॉट से उसको टैली कर सके. अगर आपको लगे कि मेरा या किसी और का ओपिनियन डिफरेंट है, तो आप उसको क्वेश्चन कर सके, आप सवाल खड़ा कर सकते हैं उस पे. What we need is a debate, a very thorough discussion and debate, a very substantial debate and discussion, not the shallow तू मैं जो हमें टीवी चैनल्स पे देखने को मिलता है, वैसा नहीं. तो इसीलिए पढ़ना अगर आपको है, पहले नेताजी का अपना लिखा हुआ जो किताबें हैं वो पढ़िए, उनकी चिट्ठियां पढ़िए, उनकी एसेस पढ़िए. चीजें बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होती. जो आपने लेटर्स की बात करी, स्पीचेस की बात करी, इवन नेताजी ने जो 3 पुस्तकों के बारे में आपने बताया, इंडियन स्ट्रगल के 2 पार्ट्स और इंडियन पिलग्रिम, अब कई बार क्या होता है कि ये चीजें भी ऑथेंटिक रूप में लोगों के सामने नहीं मिलती. तो यदि आप हमें बता सके कि नेताजी के राइटिंग्स को कहाँ से हम अवेल कर पाए, यदि क्या वो अमेज़न पे उपलब्ध है या किसी और साइट पे उपलब्ध है, आप बता सके कि कहाँ से एक व्यक्ति इन सारी चीजों को एक्सेस कर सकता है. देखिए, जहां तक ये 3 किताबों की बात है, ये तो आपको फ्रीली पीडीएफ मिल जाएगा हमारी वेबसाइट से. ये subhashchandrabose.org जो वेबसाइट है, उसमें ये आपको मिल जाएगा. मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी अटेंड कर रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं आज, विजिट द वेबसाइट. आपको वहां पढ़ने के लिए कई सारे रिसोर्सेज मिलेंगे. जहां तक स्पीचेस हो सकते हैं, हमने स्पीचेस भी टेक्स्ट अपलोड किए हैं इंग्लिश में. अनफॉर्चुनेटली बांग्ला और हिंदी में करने का अभी तक हमें मतलब फुर्सत नहीं मिला है, हमारे पास रिसोर्सेज भी नहीं है उतना. बट कुछ और भी मटेरियल्स हमने डाला है पुराने कंटेम्पररी मैगजीन्स, जर्नल से,
दूसरों के रेमिनिसेंसेस डाले हैं, तो स्पीचेस तो है ही, इंडियन स्ट्रगल के है, इंडियन पिलग्रिम भी है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा। अब आगे जाके जो नेताजी का अगर आप कलेक्टर, अनफॉर्चुनेटली दैट इज द सोल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन राइट नाउ, वो आपको थोड़ा अमेज़न से कुछ वॉल्यूम्स मिल जाएंगे, बाकी मोस्ट ऑफ देम आर आउट ऑफ प्रिंट, because that is the tragedy in our country, that we have kept these people out of people's access. We have limited people's access to materials related to them. That is the easiest thing to shut them out of people's mind. Unfortunately वो मतलब unfortunately for the powers that be वो हुआ नहीं है। नेताजी आज भी उतना ही पॉपुलर है और हर भारतवासी के मन में उनको लेकर उतना ही सवाल आज भी है और श्रद्धा उतना ही है, जो बढ़ता जा रहा है इनफैक्ट और बढ़ता जाएगा। तो कोशिश हमारा रहेगा कि जितने हम हो सकता है आपके सामने लाएं, पर अभी फिलहाल जो है वो यही है। थोड़ा आप subhashchandrabose.org साइट से देखिए आपको क्या क्या मिलता है, काफी सारी चीजें मिल जाएंगी वहां पे। बाकी कलेक्टेड वॉइस के लिए तो आपको अमेज़न में थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, थोड़ा ओल्ड बुक शॉप्स जो है वहां पे आपको शायद मिल जाएंगे, या ओल्ड बुक्स सेलर्स जो है ऑनलाइन आप लोग थोड़ा वहां पे सर्च करिए। अगर कोई मदद चाहिए इसमें, feel free to contact us. We will help in whatever way we can. We can at least guide you, if not give you the books. We can guide you in whatever way we can. Sure, sir. Thank you so much. Sir, मेरा question था in related to during the time when Netaji decided to step outside India. मतलब वो उस समय एकदम अपने political power, मतलब peak of the political power में थे, because कोई expect नहीं किया था कि at that time Netaji would defeat, be the president of Congress, and defeat someone who was getting support from Gandhi ji at that point. So my question is, तो वो क्या किसी और से discussion ऐसे किए थे at that point? कांग्रेस के जो stalwarts थे उनके साथ कुछ secret meetings करके to discuss करके ये decide किया, या उन्होंने just ऐसे ही suddenly he came up with this decision and left India? So this was the question. Okay, so Dashil, thank you for asking the question. And it's an important question. It's an important question. I mean, इस point पे discussion करने से नेताजी का एक जो personality का जो एक aspect है, नया aspect बाहर आता है। और मेरा limitation ये है कि अभी मैं इसका खुल के जवाब मैं आपको देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसी चीजें हैं जो मैं बाहर निकल रहा हूँ किताब में। I don't want to spoil the surprise there. There are many aspects related to it. पर क्यों गए थे बाहर, ये अगर आप नेताजी का स्पीचेस देखेंगे 1944 के, जहाँ पे वो गांधी जी को एड्रेस करके साउथ ईस्ट एशिया से एड्रेस कर रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, वहां पे उन्होंने हल्के से उनको बताया कि मैं क्यों बाहर आया, छोड़ के क्यों आया। मैं तो पूरी अपनी जिंदगी दांव में लगा दिया, पूरी जिंदगी दांव पे लगा दिया, अपनी पॉलिटिकल कैरियर, मेरी अपनी जिंदगी, मतलब माई बीइंग अलाइव, इट इज अ रिस्क टू माई लाइफ, इट इज माई आई पुट माई पॉलिटिकल कैरियर एट स्टेक। फिर भी जाके मैंने ये स्टेप लिया। क्यों लिया, कैसे लिया, इसके पीछे बहुत बड़ा एक कहानी है, और इस कहानी को मैं इसीलिए अभी खुलासा नहीं करना चाहता हूं क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे एंड बहुत वाइड स्केल में बहुत मिसकंसेप्शंस है। तो मैं चाहता हूं इस पे जब डिबेट सामने आए, वो डिबेट अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में इस मुद्दे पे हो। तो एक मुद्दा जो है नेताजी की जिंदगी से जुड़ी हुई, उस स्ट्रक्चर्ड एक डिबेट आई होप होगा, और तब ये जो नए चीजें हैं वो सामने आना चाहिए। I don't want to spoil the surprise, spoil the fun of discovering what lies behind the known and unknown, or known or misconceived notions. तो ये इसमें है, but it's a very important point that you have put your fingers on, and I
I hope the answers that I have tried to give in the book will be of help and satisfaction to you. All right. Thank you, sir. Our next